Hello students, welcome to Study Khazana, and today again I am here, and today we're going to start a second book of political science, and first we're going to start chapter number 1, challenges of nation building. Okay. In this chapter, in this book, definitely we're going to discuss Indian politics after the independence. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि when India got independence, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर है इंडियन हिस्ट्री का. ठीक है, और 1947 के बाद हमारी इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फेस में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आए वो हम इस फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करें. इस पूरी बुक के अंदर हम सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे और 1947 के बाद वो कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने हमारी पॉलिटिकल भागदौड़ को संभाला, उनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, और 1947 से टिल नाउ यानी कि अभी क्या सिनेरियो है, ये सब जो है हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या दिक्कतें थी जो हमें आई थी अपने नेशन को दोबारा से स्टैंड करने के लिए, नेशन को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए. आपको ये पता है कि हमारे भारत की हिस्ट्री है 200 साल की ब्रिटिश के सब्जुकेशन के. ब्रिटिश ने हमने अपनी कॉलोनी बना रखा था, और कॉलोनी इसलिए बनाया था, सबसे पहले तो कॉलोनी इसलिए बनाया था क्योंकि वो हमारे ट्रेड मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, अपने रिसोर्सेज को कम दामों पे हमें बेचना चाहते थे और अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा दामों पे हमें बिकवाना चाहते थे. और ट्रेड मोनोपोली उन्होंने ले ली थी. लास्ट के जितने भी हमारे मुगल्स थे उनसे उन्होंने जो है ट्रेड मोनोपोली ले ली थी, और उसके बाद उन्होंने अपना जो है पैसा बनाना शुरू किया. बाद में जब उनको लगा कि यहाँ तो हम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लीडर्स बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रावेगेंट है और अपने ही कामों में इन्वॉल्व हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है उन्होंने स्टार्ट करी. हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी. उसके बाद जो था बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो डिसाइड हो गया था कि भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज है. ठीक है, 200 साल तक ये हमारे देश में इन्होंने राज किया, और हम लोगों ने कांस्टेंट जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी, और फाइनली 1947 में हम लोग आज़ाद हुए. ठीक है, लेकिन जो 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वो कितनी ज़्यादा सक्सेस थी, कितनी ज़्यादा वो सही थी, वो अभी भी इसके ऊपर डिबेट होता है. ठीक है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम आज़ाद जो है अकेले नहीं हुए थे, हमारे साथ साथ एक डिवीज़न भी हो गया था जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं. ठीक है, पाकिस्तान जो था, हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, और हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान जो है आज़ाद कह लीजिए या पाकिस्तान अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को. ठीक है, हालांकि जितने भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत जो है डिवाइड हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे पड़ गए, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो ये फील करते थे कि यहाँ पे इंडिया में सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और नॉन हिंदूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है. तो इस मुद्दे पर उन्होंने जो है पाकिस्तान बनाया, और गलती जो है ब्रिटिशर्स की भी थी, उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया और इस डिवीज़न को प्रमोट किया. खैर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम आई और कैसे इसको टैकल किया गया. सबसे पहले तो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइंस दे रखी हैं जो आपको याद करनी है या जो आपको पता भी होनी चाहिए. इसमें लिखा है, एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14 to 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was a famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. 14-15 अगस्त की मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहली स्पीच दी, इंडिपेंडेंट स्पीच दी, जिसके अंदर उन स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. ठीक है,
और ये बहुत ही फेमस स्पीच है जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि किस तरीके से इतने सालों की लड़ाई के बाद हमने जो अपनी डेस्टिनी को अचीव किया है, अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव किया है और उसको हम आगे मेंटेन करेंगे, उसको आगे जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली जो था ये भी बोला गया था कि हम अपनी कंट्री को, अपने देश को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे। इससे बोला गया है कि देयर वर 2 goals almost everyone agreed upon। क्या था? We shall run our country through democratic government। ये तो पहले से ही जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कर दिया था कि हमारी जो देश है वो डेमोक्रेटिक रहेगा, उसमें कोई डिक्टेटरशिप या कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं आएगी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बोला कि अभी आप ऐसे स्टेज में है कि आप जिस भी तरीके की गवर्नेंस लाएंगे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप डेमोक्रेसी के चक्कर में ना पड़े, आप डिक्टेटरशिप लेकर आए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंस जो है डेमोक्रेसी के साथ ही लेकर आएंगे और लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा, दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड फॉर ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 2 बातें जो हैं बोली गई, उसके अंदर बताया गया कि हम जो है एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आएंगे, और क्योंकि भारत में इलिटरेसी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया और बोला गया कि डेमोक्रेसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है लोगों की वेलबींग के लिए रखा जाएगा, दी जाएगी, जिसके अंदर पुअर, डिसएडवांटेज, वनरेबल जो सबसे सेंसिटिव ग्रुप है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था वो एक तो बहुत इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। मतलब सब कुछ अच्छा नहीं हुआ था। जहाँ खुशी थी इंडिपेंडेंस की, वहाँ बहुत सारे दुख भी थे। इसमें लिखा गया है कि द ईयर ऑफ 1947 was a year of unprecedented violence and a trauma of displacement। यानी कि जिस साल में आज़ादी हुई थी उस साल हमने बहुत ज़्यादा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोगों का अपनी जगह से छोड़ कर जाना लग पड़ा, अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ा, रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम आई, कम्युनल राइट्स हुए, लाखों में लोग मरे, लाखों में लोग डिस्प्लेस हुए, हज़ारों में लोग पता ही नहीं चला कहाँ गायब हुए। तो ये जो है सिचुएशन जो हमें इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही हमें देखने को मिली। इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ हमने अपने देश को डेवलप करना शुरू किया, अपने देश के जो है आगे बढ़ाना शुरू किया, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हम लोगों ने फेस किए थे, क्योंकि लोग जो थे पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। इंडिपेंडेंस की अनाउंसमेंट हो गई थी। इंडिपेंडेंस जिस साल में हुआ उस साल में आप कह लीजिए कि रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था, और कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हाँ अब इंडिपेंडेंस होने वाली है। लेकिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि डिवीज़न के इंडिपेंडेंस के साथ साथ डिवीज़न भी होने वाली है। तो कई दिनों तक, कई महीनों तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है, लोग क्यों इधर से उधर जा रहे हैं, क्यों जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, तो इससे बोला गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होते ही हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसमें 3 चैलेंजेस हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाट आर द 3 चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज था, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट एकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया को यूनाइट करना है, उसको शेप करना है, सबको एक साथ लाना है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी और डिवीज़न भी साथ साथ चल रहा था। और हो सकता है कि जहाँ पाकिस्तान की डिमांड हुई है, बाकी भी और स्टेट्स की डिमांड हो जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इंडिया को यूनाइट करना और सब स्टेट्स को एक साथ लेना है। ठीक है, इसे बोला गया है कि इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइड्स एंड डाइवर्सिटी। बहुत बड़ी एक लैंड मास है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन।
ठीक है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये था कि कहीं वो डाइवर्सिटी जो है वो डिसइंटीग्रेशन में कन्वर्ट ना हो जाए, वो डाइवर्सिटी जो है वो रिवॉल्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना शुरू हो जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि किसी तरह इन सबको एक करना और इंडिया को यूनाइट करना, ठीक है। सेकेंड चैलेंज क्या था जो मैंने आपको बताया, इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। किसी को बोलना आप आज़ाद हैं, ठीक है, और उसको ये समझाना कि आज़ादी का मतलब क्या है एक्चुअली में। अगर आपको मैं कह रही हूँ कि आप आज़ाद हैं, अब आज़ादी के चक्कर में आप हो सकता है वो भी काम कर लें जिससे जो है दूसरे को हार्म पहुंचे, दूसरे को हानि पहुंचे। तो लोगों को ये समझाना कि डेमोक्रेसी आपको दी जा रही है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ऑफ डीपनिंग, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, ये हमने 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो डेफिनेटली सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी समझाना और उसको स्प्रेड करना, ये भी अपने आप में चैलेंज था। इंडिया एडॉप्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमने दो तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट और एक प्रेसिडेंशियल। हमने पार्लियामेंट्री अडॉप्ट करी, ठीक है, और हमारा these features ensure that political competition would take place in democratic framework। हमने इलेक्शंस का ऑप्शन रखा, हमने कहा कि हम इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, लोगों को मौका देंगे आगे आने के लिए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, राइट्स और इक्वालिटीज़ की बात की गई। तो सेकंड चैलेंज ये था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, लोगों को समझाना और डेमोक्रेसी को ढंग से चलाना, ये जो है सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद जो थर्ड चैलेंज था वो ये था, वॉज टू एंश्योर दैट डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर नेशन, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन। इंडिया में शुरू से ही डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई मिडिल है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, डिसएडवांटेज, बैकवर्ड और कह लीजिए इग्नोर्ड सेक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड चैलेंज ये था कि डेवलपमेंट सबकी होनी चाहिए, ठीक है, और स्पेशली वो सेक्शंस जो इग्नोर्ड माने जाते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो इग्नोर माने जाते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी, स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो सेट अप द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव, ठीक है। तो वेलबींग को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है बनाए गए, जिसमें बताया गया कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जब वो काम करेंगे या जो लॉज फ्रेम करेंगे। तो पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह जो है जो तीन चैलेंजेस हैं इसको जो है प्रमोट किया जाए, उनको अचीव किया जाए, ठीक है। तो देर आर 3 challenges at the time of independence to shape the nation, to establish democracy, and the third is to ensure development and well-being of all sections, ठीक है। तो ये हमने जो है एक नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब पार्टीशन आपको पता है कि ऑन 15th अगस्त 1947 was not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan। 1947 को सिर्फ एक देश नहीं 2 देश बने थे, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान, ठीक है। और दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो पार्टीशन हुआ था ये 2 नेशन थ्योरी पर हुआ था। 2 नेशन थ्योरी जो है मुस्लिम लीग ने दी थी, मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रमोट करी थी। और वो ये मानते थे कि भारत के अंदर 2 कम्युनिटीज़ रहती है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। और ये मानते थे कि अगर मुस्लिम भारत में रहेंगे तो उनका कोई तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए मुस्लिमों को अलग से जगह चाहिए रहने की, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जो मुस्लिम लीग की जो 2 नेशन थ्योरी थी वो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट करी और डिवीज़न के एग्रीमेंट पे साइन किया और भारत में से पाकिस्तान को अलग किया।
और दिस लीड्स टू द डिवीजन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि जो कांग्रेस लीडर्स थे वो इस थ्योरी को अपोज करते थे। ठीक है, और वो मानते थे कि पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का जो रोल था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो नहीं माने और उन्होंने जो है पार्टीशन को एक्सेप्ट किया और बोला कि नहीं, पार्टीशन होगा ही। ठीक है, अब ये तो बोल दिया गया प्रोसेस ऑफ पार्टीशन हुआ कैसे। आपको पता ही नहीं है कि आपका देश डिवाइड हो गया, आपको पता ही नहीं है कि पार्टीशन के लॉ पास हो गया, रूल पास हो गया और पार्टीशन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब अधिकतर तो लोगों को पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो गया है। ठीक है, अब पार्टीशन में ये बोला गया कि जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं उसको वो जगह पाकिस्तान को दे दो, और जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं वो हिंदुओं के पास ही रहेगी। ठीक है, इस तरीके से डिसाइड किया गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये थी कि हर जगह हिंदू और मुस्लिमों की जो मेजॉरिटी थी वो बराबर ही थी। क्या दिक्कत, प्रॉब्लम क्या आई, ये देखो इसमें लिखा गया है द आइडियाज माइट अपीयर सिंपल। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था कि जहाँ मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वो पाकिस्तान को दे दो, और जहाँ हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं वो हिंदुओं के पास रहने दो। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आई तो इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहते हों। कहीं हर जगह मुस्लिम या हिंदू की प्रपोर्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी में थी, तो इन जगहों को अलग करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। ठीक है, अब इसे बोला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि 2 जगहें थी वेस्ट में और ईस्ट में, जहाँ पे जो थी मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन वेस्ट और ईस्ट को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि 2 जगहें बनाई, जैसे जो पहले आपका ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल में बोला गया कि मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा हैं, और जब आज का जो पाकिस्तान है उसमें बोला गया कि यहाँ पे जो है मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, और ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और इन 2 जगहों को यहाँ पे पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान को जोड़ना वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर डिसाइड किया कि 2 जो है टेरिटरीज दी जाएंगी पाकिस्तान को, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा जो है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जो बाद में बांग्लादेश बना। ठीक है, उसके बाद पहली तो दिक्कत ये आई कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी जगहें जाएंगी, ये किसी तरह डिसाइड हुआ। दूसरी दिक्कत ये आई कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी पाकिस्तान। अब जहां जहां कुछ लोग तो मुस्लिम लोग भी थे जो खुद ही ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। हिंदू तो चाहते ही नहीं थे, कांग्रेस लीडर्स तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन कुछ खुद मुस्लिम लोग भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, जिसमें से एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, ये गांधी जी के आइडियोलॉजीज को बहुत मानते थे, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से गांधी जी की फ्रीडम स्ट्रगल को ये लीड कर रहे थे। ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि जो है किसी भी तरह ये 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाए और भारत को डिवाइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद द थर्ड प्रॉब्लम वॉज that the 2 of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where non-Muslims were in majority. अब बोला गया कि जो मुस्लिम प्रोविंस बोले गए कि पंजाब और बंगाल मुस्लिम प्रोविंस होने चाहिए, पाकिस्तान को देने चाहिए, वहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाज नॉन मुस्लिम। अब कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इनको कहाँ भेजा जाए या इनको कहाँ रखा जाए। मतलब ये बेस था कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बना दो, तो कोई मेजॉरिटी थी ही नहीं। हर जगह जहाँ मुस्लिम दिख रहे थे वहाँ हिंदू थे, जहाँ हिंदू दिख रहे थे वहाँ मुस्लिम थे। ठीक है, तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू बाइफरकेट देम। ठीक है, अब इसमें लिखा गया है कि दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय मिडनाइट of 14th and 15th August. It means that large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan. The partition of these 2 provinces caused the deepest trauma of partition. आधी रात को ये डिसीजन लिया गया, आधी रात को बोला गया कि भाई पार्टीशन हो जाएगा, और लेकिन सुबह तक लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ है।
और सुबह तक लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनको जाना कहाँ है, वो एक्चुअली में पाकिस्तान में है या एक्चुअली में वो इंडिया में है, लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई, सेकेंड जो थर्ड चैलेंज या कह लीजिए थर्ड डिफ़िकल्टी जो हमने फेस करी, वो थी द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड। हम जब भी ऐसे किसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है माइनॉरिटीज़ पे। ठीक है, माइनॉरिटीज़ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इसका, और यही हुआ उस टाइम पे भी। और लैक ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर इन द एरियाज वर नाउ इन पाकिस्तान एंड आर इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल फाउंड देमसेल्फ ट्रैप्ड। उनको लगा कि हम लोग तो फंस गए, अब अगर पाकिस्तान बन गया तो हिंदू कैसे रह सकते हैं, और अगर हिंदू में है, हिंदू जगह पर है, इंडियन में है, तो मुस्लिम कैसे रह सकते हैं। तो क्या होता था कि लोग जो है घर से बाहर निकलने में डरते थे और कोशिश करते थे कि जहाँ 4 मुस्लिम खड़े वहाँ हिंदू नहीं जाते थे, जहाँ 4 हिंदू खड़े वहाँ मुस्लिम नहीं जाते थे। तो एज सून एज it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both the side become easy target। तो जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। हिंदू बोल के मुस्लिमों पे अटैक हो रहा है, मुस्लिम बोल के हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। तो सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा जो थी ट्रॉमेटिक हो गई थी, टेरराइज्ड हो गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ठीक है, मास किलिंग हुई थी, मास जो है लूट हुई थी, फैमिली पर अटैक किया गया था, फिजिकल हरासमेंट हुई थी, सुसाइड कमिट किए लोगों ने। तो पार्टीशन जो था इट वाज नॉट एन इजी टास्क, इट वाज नॉट एन इजी प्रोसेस। और पार्टीशन बोल तो दिया गया, लेकिन उस पार्टीशन को होने में ही क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या क्राइसिस हमने फेस किया, ये पॉलिटिकल लीडर्स ने शायद सोचा भी नहीं था या वो सोच भी नहीं पाए। उसके बाद जब पार्टीशन हो गया या पार्टीशन चल रहा था तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। सबसे पहले तो यही था कि देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। पार्टीशन के टाइम के नाम पर कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया और सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा टेरराइज्ड और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और इसमें बोला गया कि सिटीज़ लाइक लाहौर और अमृतसर और जो है इसमें जो कोलकाता है वो तो कम्युनल जोन पे डिवाइड हो गई थी, मतलब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वो डिवाइड हो गई थी। और मुस्लिम जो थे वो हिंदू और सिख इलाकों में जाना पसंद नहीं करते थे, और जो हिंदू होते थे वो मुस्लिम इलाकों में जाना पसंद नहीं करते थे। और ये बहुत बड़ी दिक्कत जो है देखने को मिली, लोगों को ज़बरदस्ती जो है घर से निकाल दिया गया। ठीक है, माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स जो थे वो भागने लगे रेफ्यूजीज़ कैंप के लिए। ऑब्वियसली जब उनको डर लग रहा है कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि जहाँ वो रहते थे या तो इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया। अगर पाकिस्तान है तो हिंदू ही वहाँ से छोड़ के जा रहे थे अपने घर, प्रॉपर्टी और इतने साल का जो है अपना रहन सहन सब छोड़ के इंडिया भाग रहे थे। मुस्लिम में जो लोग थे इंडिया में, जो इतने सालों से इंडिया में रह रहे हैं, वो छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बॉर्डर पे रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए थे, वहाँ पर जो है वो रह रहे थे। ठीक है, दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस in what was still recently their own country, what was still recently their own country। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अपने खुद के जो माइनॉरिटीज़ थी उनको खुद के गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनको ढंग से रिसोर्स नहीं मिल रहे थे, और बॉर्डर पर सारे अटैक हो गए थे, और जर्नी के टाइम पे लोगों को मारा गया, किल किया गया, रेप किया गया। तो दोनों जो वुमेन, थाउजेंड ऑफ वुमेन्स वर अबडक्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। वुमेन्स को किडनैप किया गया। ठीक है, और जो है फैमिली ऑनर के चक्कर में कई लोगों ने अपने पूरे घर समेत जहर खा लिया, मार लिया एक दूसरे को। तो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो ख़राब थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी और पैथेटिक थी, दयनीय दशा थी। और जो माइनॉरिटीज़ थे, जो गरीब थे, वो तो सबसे ज़्यादा टारगेट हुए थे इस पार्टीशन के टाइम। अब जो भी ये प्रोसेस चल रहा था तो उस समय भी जो राइटर्स थे और जो फिल्म मेकर्स थे
उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और इसको डिवीज़न ऑफ हार्ट का नाम दिया गया। इसमें बोला है कि सिर्फ इस पार्टीशन के अंदर सिर्फ घर नहीं अलग हुए हैं, देश नहीं अलग हुए हैं, लोगों के दिल भी अलग हुए हैं, लोगों के सामान जो था, लोगों की प्रॉपर्टी जो थी, लोगों के रिलेशंस जो थे, कल्चर जो थे, वो भी डिवाइड हो गया है, जो बहुत ही बुरा और बहुत ही दुख मनाया जा रहा था कई जगहों पे। पार्टीशन वॉज नॉट मेरली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड assets और अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अ कंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस। मतलब हर चीज़ जो थी वो डिवाइड हो गई थी, चाहे आप इसमें टेबल्स की बात करें, चेयर की बात करें, टाइपराइटर की बात करें, बुक्स की बात करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें। लोग जो थे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे अपनी चीज़ों को, क्योंकि उनको लग रहा था कि अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग। तो सिचुएशन वॉज वेरी वायलेंट, ठीक है। इट वॉज वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़, मतलब डिवीजन जो था वो काफ़ी वायलेंट था। इसे बोला गया है कि 80 लाख लोग जो थे वो माइग्रेट हुए थे, 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, सबसे दुख की बात ये है कि जिस बेस पर पार्टीशन हुआ था कि भारत में से मुस्लिमों को निकाला जाए या अलग किया जाए और मुस्लिम एरिया में सिर्फ जो थे हिंदू ही रहेंगे, वो पर्पस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। 1951 में जब सेंसस कराया गया तो तब पता चला कि भारत में अभी भी 12% मुस्लिम बरकरार हैं और भारत ने कभी भी इस तरीके से कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके बाद इन लोगों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो या अदर कम्युनिटीज़ हो, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जैसे वो हिंदू कम्युनिटीज़ को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जो भी जो था पार्टीशन का जो मुद्दा था, ऑब्जेक्टिव था कि पार्टीशन होना चाहिए, हिंदुओं को हिंदू जगह मिलनी चाहिए, मुस्लिमों को मुस्लिम जगह मिलनी चाहिए, वो पूरी तरीके से अचीव नहीं हुई, सक्सेसफुली अचीव नहीं हुई। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, थाउजेंड ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, thousands of people were lost, people are still living in refugee camps, so and Muslim minorities are still there in India, so purpose was not totally achieved। तो जो पार्टीशन का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा जो था ट्रॉमेटिक था और अभी भी लोग उसको याद करते हैं, अभी भी लोग सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं होता। खैर आगे बढ़ते, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। जिस तरह कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश का डिवीजन हो, उसी तरह महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि देश का डिवीजन हो। तो जब देश का डिवीजन हुआ और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस हुई, तो लोग जहां सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस को, वहाँ पे गांधी जी ने जो है सेलिब्रेशन को पार्टिसिपेट नहीं किया और वो कोलकाता, ही वॉज इन कोलकाता इन द एरियाज विच वर टॉर्न बाय ग्रीसम राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। वो कोलकाता में जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में राइट्स हो रहे थे उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और ही वॉज सैडन्ड बाय द कम्युनल वायलेंस एंड डिसहार्टेंड दैट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड द सत्याग्रह that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times। गांधी जी को ये बुरा लग रहा था कि जो उन्होंने मेजर फाइट लड़ी इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, और जिसके अंदर नॉन वायलेंस और अहिंसा मेन वेपन्स थे, वो लोग भूल चुके हैं और एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गांधी जी इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने की बजाय वो एक छोटे से गांव में चले गए थे कोलकाता के अंदर, जिसके अंदर वो गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने जो है वहाँ के लोगों को समझाया कि आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे जो है इंडियन गवर्नमेंट हिंदुओं के साथ जो है ट्रीट कर रही है, वैसे ही जो है आप लोगों के साथ जो है ट्रीट किया जाएगा। और जब हिंदू और मुस्लिम जो थे लड़ रहे थे तो गांधी जी जो है फास्ट पर चले गए इस राइट्स को रोकने के लिए, जो गांधी जी ने पहले भी जब B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई थी तो गांधी जी ने जो है कम्युनल राइट्स की बात की थी और फास्ट की बात करी थी। और उसके बाद जब फास्ट उन्होंने रखा था तो उसके बाद कम्युनल राइट्स और जो भी डिमांड थी B.R. अम्बेडकर की वो शांत हो गई, ठीक है। इसे बोला गया है कि नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर अ लार्ज स्केल वायलेंस हैड erupted। He was deeply concerned about the ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity, ठीक है। उसके बाद से बोला गया with all this in mind he undertook what turned out to be his last fast in January 1948। As in Calcutta, his fast had a dramatic effect in Delhi।
communal tensions and violence reduced, Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. The government of India agreed to give Pakistan its dues. तो गांधी जी ने दोबारा से जो है फास्ट रखा, दिल्ली आए, फास्ट रखा। जैसे उन्होंने फास्ट रखा, हिंदू और मुस्लिमों के जो राइट्स थे वो कम हो गए। मुस्लिम जो थे वो शांति से अपने घर चले गए, हिंदू जो थे वो भी अपनी शांति से घर चले गए। कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो भी थोड़ी शांत हो गई और उसने ये मान लिया कि भाई जब पाकिस्तान बना था तो ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान इंडिया को बोला कि आप कुछ पैसा देंगे पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहले तो गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी, बाद में जब गांधी जी ने फास्ट रखा तो गवर्नमेंट भी मान गई कि ठीक है, हम जो है जो भी ड्यू है वो पाकिस्तान को दे देंगे। हालांकि ये जो गांधी जी का एक्शन था कि गांधी जी मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे, ये कुछ लोगों को जो है पसंद नहीं आ रहा था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो हिंदुइज्म को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते थे, उनको ये बात जो है समझ नहीं आ रही थी। और इसमें से एक व्यक्ति है जिनका नाम इसमें लिखा है नथुराम विनायक गोडसे। नथुराम विनायक गोडसे जो थे, उन्होंने जो है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी। शाम की प्रेयर के लिए गांधी जी बाहर निकले थे और 3 गोलियां मारी थी और गांधी जी जो थे वहीं के वहीं गांधी जी गॉट डाइड। और जैसे ही गांधी जी मरे तो उसी समय जो जैसी ये बात स्प्रेड हुई भारत के अंदर, तो उसी समय क्या हुआ कि जो वायलेंस से रिड्यूस नहीं, ख़त्म हो गए। एक मैजिकल इफेक्ट आया गांधी जी की डेथ का, गांधी जी के मर्डर का, कि पार्टीशन से जो भी एंगर था और जो भी राइट्स थे वो पूरी तरीके से शांत हो गए। और ऐसा बोला जाता है कि जो नथुराम गोडसे थे वो आरएसएस को बिलोंग करते थे। आरएसएस को थोड़े टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, और लेकिन जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ गई। लेकिन जो गांधी जी थे वो ही गॉट डाइड, और उसके बाद पॉलिटिकल जो राइट्स थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो थोड़ी तरीके शांत हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और पार्टीशन जो था वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, चैलेंजेस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स लेकर आया था कि जब भी हम इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं तो जैसे गांधी जी की जो मर्डर हो गया, ये हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। कम्युनल राइट्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई थी हमारे डिवीज़न के टाइम पे। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, फेस करी थी, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स थी डिवीज़न, पार्टीशन और कम्युनल राइट्स। और एक और दिक्कत हमारे सामने आई थी, वो थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा देश जो था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश को जो है छोड़ के गए और उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस किया, तो उन्होंने क्या किया कि प्रिंसली स्टेट को बोला कि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कर दिया। अब व्हाट इज़ लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, अब डिस्कस करते हैं पैरामाउंसी क्या है। इसमें लिखा गया है, सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। ठीक है, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे कहने को वो इंडिपेंडेंट थे, पर जो मिलिट्री कंट्रोल था, फाइनेंशियल कंट्रोल था, वो ब्रिटिशर्स के पास था, जिसको कहा जाता है पैरामाउंसी। ठीक है, अब जब इसमें लिखा है प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो प्रिंसली रूल के अंदर सरवाइव कर रही थी। ठीक है, अब जैसे ही जो ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ाद किया तो उन्होंने क्या बोला, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कर दिया। व्हाट इज़ लैप्स ऑफ पैरामाउंसी? लैप्स ऑफ पैरामाउंसी यानी कि जो पहले ब्रिटिशर्स ने पैरामाउंसी बनाई थी कि प्रिंसली स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेंगे, अब उनको वो लैप्स हो गया, अब वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। वो या तो भारत के साथ जा सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट जो थी वो ब्रिटिशर्स ने पास करी। इसमें लिखा है कि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown over the princely state would also lapse. अब इससे क्या हुआ, हमारे सामने दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, इस लैप्स का क्या मतलब था? इस लैप्स का मतलब ये था
कि दिस मीन दैट ऑल स्टेट एज मेनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो गए और दे आर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ से दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि सब प्रिंसली स्टेट्स वैसे ही परेशान थे ब्रिटिश के कंट्रोल से, और जब ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि यू आर टोटली फ्री, तो उसके बाद दे डिसाइडेड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रावणकोर announced that the state had decided on independence। सबसे पहले ये जो डिसीजन था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का, इसका फायदा उठाया त्रावणकोर के राजा ने, और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में उन्होंने प्रिंट करा दिया कि जो त्रावणकोर जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ नहीं जाएगी। उसके बाद निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी सेम अनाउंसमेंट करी। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे एंड इवन नवाब ऑफ भोपाल, उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा या वो खुश नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करने में, उन्होंने भी जो है अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की बात करी। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत थी भारत के सामने कि अगर इस तरह एक एक करके सारे प्रिंसली स्टेट अलग हो जाएंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या रहेगी। अगर मैं आपको ऊपर एक मैप दिखाऊं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिया का क्या फेज था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। देखिए ये मैप दे रखा है, एक है ब्रिटिश इंडिया और दूसरा है प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट की प्रेजेंस देख लीजिए आप भारत के अंदर कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे मैसूर, हैदराबाद, गुजरात, अजमेर, राजपूताना, ग्वालियर, उसके बाद ये सारे स्टेट जो थे, जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आते थे। अगर ये सारे स्टेट भारत से अलग हो जाते तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का मैप कैसा होता। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्या इन प्रिंसली स्टेट्स को जाने दिया जाए, इनको किस तरीके से जो है भारत के साथ मर्ज किया जाए, ये जो है कैसे किया जाए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस समय जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सिचुएशन को संभाला। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उन्होंने जो है इस सिचुएशन को संभाला और किस तरह प्रिंसली स्टेट्स को जो है भारत के साथ जोड़ा, ये जो है कहानी है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दिक्कत ये गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस चीज़ को प्लान किया वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट अप्रोच कैसी रही। जब गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम आई कि किस तरीके से जो है प्रिंसली स्टेट्स को जो है टैकल किया जाए, तो जो उस समय हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वॉज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग अ क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ कंक्लूजन निकाले कि किस तरीके से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उन्होंने 3 कंसिडरेशन को ध्यान में रखा। सबसे पहले तो ये कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब जो लोग थे प्रिंसली स्टेट के वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, यानी कि अगर प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी, एक जो है उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसमें हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे। इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा। और and the last thing is in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the Indian nation has assumed supreme importance। मतलब देश में स्टेट्स को जोड़ना, एक यूनाइट शेप बनाना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखा गया कि इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, हर तरीके से हर पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा देश की यूनिटी को बना के रखने के लिए, देश की टेरिटरीज बाउंड्रीज को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है बनाया, जिसका मतलब ये था कि अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर रहे हैं तो यू आर नाउ बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अधिकतर तो सारे स्टेट्स इस इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर दिए थे, लेकिन कुछ स्टेट्स से जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाई भारत के साथ मिलने के लिए। इस चैप्टर में बेसिकली हम हैदराबाद और कश्मीर, मणिपुर को डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद और मणिपुर में क्या दिक्कत आई थी। सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है, आपको मैं कहानी समझा देती हूँ। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे, और जो आपका हैदराबाद था, वो जो आज का हैदराबाद है वो नहीं था, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों जुड़े हुए थे। यानी कि अगर हैदराबाद भारत से अलग हो जाता है तो भारत की जो साउथ से कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत बड़ा सवाल था, और उन्होंने बड़ी कोशिश करी हैदराबाद के निज़ाम को भारत के साथ मिलने के लिए, पर निज़ाम नहीं माना। निज़ाम ने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया 1 साल के लिए, और बोला कि 1 साल के लिए सारे ट्रेड रिलेशंस वैसे के वैसे ही रहेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। खैर, सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं थी, ठीक है, कि क्या किया जाएगा। अब हैदराबाद का एक इलाका था तेलंगाना। तेलंगाना में जो हैदराबाद की जो राजा की जो एट्रॉसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और लोग, वहाँ के लोग, वुमेन, पुअर बहुत परेशान थे हैदराबाद के निज़ाम से। उसके बाद जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो जो निज़ाम की मिलिट्री थी, रज़ाकार, उन्होंने जो है और बुरी तरीके से उस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी। लोग जो आवाज़ उठा रहे थे उनको मारा, पीटा, उनको फिजिकली हरास किया, और ये रज़ाकार से लोग परेशान होकर उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि भाई आप हमें बचाइए। तो फिर इसके अंदर इंडियन आर्मी ने जो इसके अंदर इंटरफेयर किया और रज़ाकार जो थे उनको जो है रुकवाया, और फिर उसके बाद निज़ाम जो था वो मान गया हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पे साइन करने के लिए। मतलब बहुत टाइम लगा इसको, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में, ठीक है। तो सितंबर 1948 में जो थी वो इंडियन आर्मी जो थी वो हैदराबाद में गई, सिचुएशन को कंट्रोल किया, और उसके बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, एंड दिस लेड टू द एसेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया। अब मणिपुर की क्या कहानी थी। मणिपुर का जो राजा था उसका नाम था बोधा चंद्र सिंह। अब जो बोधा चंद्र सिंह थे वो, हालांकि वहाँ के लोग जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया के साथ मिलने के लिए। मणिपुर के जो राजा पे लोगों ने प्रेशर करके मणिपुर में इलेक्शन कराए 1948। मणिपुर पहली स्टेट थी जहाँ पर अलग से इलेक्शंस हुए थे, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, यानी कि जो भी 18 साल का व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, इस कंसेप्ट पे वो पहला स्टेट था जहाँ पे इलेक्शंस हुए। राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई। लेकिन राजा से गलती क्या हुई कि राजा ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो मणिपुर पे प्रेशर बना रही थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए। तो मणिपुर के राजा ने बिना उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स से पूछे बिना ही वो उस मर्जर पे साइन कर दिया, जो बात लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आई। तो अभी भी कहते हैं कि मणिपुर और भारत के रिलेशंस जो है वो इस पॉइंट पे हमेशा एक रिफ्ट बनी रहती है कि जो मर्जर हुआ है इट वाज नॉट जस्टिफाइड, और लोग जो थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, दे डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो खैर, इसी तरीके से कश्मीर, जूनागढ़, इनको भी भारत के साथ मिला लिया गया। तो ये प्रिंसली स्टेट के चैलेंजेस थे। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जब भारत फाइनली बन गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक नई डिमांड, एक नया चैलेंज सामने आया। वो था डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली बोला गया कि जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने की जो डिमांड सामने आई थी वो नई नहीं थी। एक्चुअली में 1920 में एक नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, उसके अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसको एक्सेप्ट किया था कि हम आज़ादी के बाद भारत के राज्यों को भाषा के और कल्चर के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वो ये मानते थे कि अगर हम देश को भाषा के आधार पे, राज्य को भाषा के आधार पे बना देते हैं तो क्या होगा, देश के अंदर यूनिटी आने की बजाय लोग डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे शहरों में, गांव में, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दिया एंड डिसाइडेड कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इतनी डाइवर्सिटी के साथ, इतने कम्युनल डिफरेंस होने के साथ ये पॉसिबल नहीं था कि इस डिमांड को जो है इग्नोर किया जाए। तो सबसे पहला मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको कहते हैं विशाल आंध्र। जैसे कि आपको पता है कि तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका जो था वो ओल्ड मद्रास प्रोविंस में शुरू हुआ, जो आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, कर्नाटका मिलके बनता है। और उन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को अलग करने की बात की गई और विशाल आंध्र मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब विशाल आंध्र मूवमेंट इतना आसान नहीं था, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी तैयार नहीं थे आंध्र की डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु जो थे कांग्रेस लीडर थे और वो चाहते थे कि किसी तरह आंध्र बने, और उन्होंने जो है एक इनडेफिनिट फास्ट रखा 56 डेज का, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वायलेंट और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन सिचुएशन तब वर्स हो गई जब पोट्टी श्रीरामुलु जो है वो फास्ट की वजह से मर गए, और फिर जवाहरलाल नेहरू को मानना पड़ा, और फाइनली 1952 में जो है आंध्र प्रदेश अलग से स्टेट बना। और जब 1952 में आंध्र प्रदेश अलग से स्टेट बना तो उसके बाद तो फिर बाकी स्टेट्स रुकने नहीं वाले थे, सबने अपनी डिमांड जो है सामने रखी, और फिर विवश होके जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में, जिसमें बोला गया कि आप देखिए, समझिए कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो भाषा के आधार पे अलग हो सकती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कमेटी को 1956 में पास कर दिया गया, और जिसके आधार पर भारत में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज की फॉर्मेशन हुई। अब तो आपको पता है कि 14 स्टेट्स 29 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, और अभी भी बहुत से स्टेट्स की डिमांड पाइपलाइन में है। तो खैर ये कुछ चैलेंजेस थे, और इसमें आगे फिर यही बताया गया है कि जो डिमांड थी वो कंटिन्यू होती रही। फिर बाद में इस डिमांड को डेमोक्रेटिक माना गया और बोला गया कि ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट होने चाहिए, जहां भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा जो है कल्चरल डिफरेंसेस है, कम्युनल डिफरेंसेस है। तो अगर हम स्टेट को भाषा के आधार पर नहीं बांटते हैं तो देश को यूनाइट करना बहुत मुश्किल है। इसी के बाद भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा दिया गया, और बहुत सारे स्टेट्स भी बने, और इंग्लिश स्पीकिंग पर भी जो है डिबेट हुआ। साउथ के अंदर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई हुई। बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे टाइम टू टाइम, और अभी भी सो ऑन है। और इस चैप्टर में जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है वो ये है कि कौन सा स्टेट कौन से टाइम पे बना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि पंजाब कब बना, हरियाणा कब बना, इस तरह से पूछा जा सकता है। और ये जो लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड दे रखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। जो इसमें दिया है कि इट वाज महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज क्रिएटेड इन 1960, देन the statehood for Punjab came after later 10 years in 1956 when the territories of today Haryana and Himachal Pradesh was separated from larger part Punjab. उसके बाद मेघालय was carved out from Assam in 1972. मणिपुर और त्रिपुरा जो है अलग हुए, separate state in the same year. The state of Mizoram and Arunachal Pradesh came into being in 1987. नागालैंड became a state much earlier in 1963. उसके बाद जो 3 स्टेट बने थे 2000 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और भी आपका तेलंगाना बना है। उसके बाद तो ये जितने भी स्टेट्स के ईयर हैं, कौन कौन सी स्टेट से ये एमर्ज हुए हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, और आई थिंक जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर हैं, बहुत सिंपल है। व्हेन यू रीड दिस चैप्टर आपको बाकी चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। पर इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना। थैंक यू सो मच।
है।